हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आप सबका सिंप्लीफाइंग बीपीएससी के प्लेटफॉर्म पे। 64th बीपीएससी का मेंस का रिजल्ट जारी हो चुका है और 3799 कैंडिडेट्स ने क्वालिफाई किया इंटरव्यू के लिए, इंक्लूडिंग मी। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई। और हमने जो वादा किया था आपसे कि हम एलएसडब्ल्यू के सीरीज में आगे भी जो एक्ट्स हैं उसको कवर करेंगे। तो आज का हमारा एक्ट है इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976। बहुत छोटा एक्ट है, बहुत सिंपल है और बहुत ही इजी वे में हम इसको जानेंगे। कुछ क्वेश्चंस आस्क करेंगे और फिर उसको जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976, जैसा कि नाम बताता है इसका, इक्वल रिम्यूनरेशन किसको, मेन एंड विमेन दोनों को बराबर का रिम्यूनरेशन मिलना चाहिए। न सिर्फ इंडिया में बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जो रिम्यूनरेशन पे किया जाता था उसमें डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, और इसको दूर करने के लिए आईएलओ 1951 में इक्वल रिम्यूनरेशन कन्वेंशन नंबर 100 और इक्वल रिम्यूनरेशन रिकमेंडेशन नंबर 90 लेकर आई, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1958 में यानी कि 7 साल के बाद इसको रेटिफाई किया। लेकिन हमारे यहाँ उसके लिए कानून तब तक नहीं बना था। 1975 में यूनाइटेड नेशन ने 1975 को इंटरनेशनल ईयर फॉर वुमेन डिक्लेयर किया, जिसको इंडिया में भी सेलिब्रेट किया गया। तो फिर उसको लागू करने के लिए जो महिलाओं के लिए एक एक्ट की डिमांड की गई जिसमें इक्वल रिम्यूनरेशन पे किया जाए, और इसके लिए गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस लेकर आई 1975 में, और फिर नेक्स्ट ईयर 1976 में इसको एक्ट में बदला गया, दैट इज इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976। क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट इसको लेकर आई थी, इसलिए इसका जुरिस्डिक्शन होल ऑफ द कंट्री है, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को दी गई है। अब हम कुछ डेफिनेशंस जानेंगे, जैसे कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या है, वर्क ऑफ सिमिलर नेचर क्या होता है, इक्वल रिम्यूनरेशन क्या होता है, और इसका स्कोप, कवरेज और ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव जानते हैं। ऑब्जेक्टिव है कि जो भी महिला और पुरुष हैं जो सिमिलर काम करते हैं उनको सिमिलर पेमेंट मिलनी चाहिए, सिमिलर वेज मिलना चाहिए। और कौन देगा? तो एम्प्लॉयर देगा। एम्प्लॉयर का डेफिनेशन जो कि ग्रेच्युटी एक्ट में जो डेफिनेशन है वो सेम यहाँ पे है, बहुत इजी है। और रिम्यूनरेशन नेक्स्ट है। रिम्यूनरेशन क्या होता है? तो जो बेसिक वेज या सैलरी दी जाती है, उस बेसिक वेज और सैलरी के साथ अगर कोई एडिशनल इमोल्यूमेंट्स दिए जाते हैं, चाहे वो कैश में हो या काइंड में हो, वो होगा रिम्यूनरेशन। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या होती है? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर हो वो सेंट्रल गवर्नमेंट वहाँ पे हो जाएगी, जैसे कि रेलवे है, बैंकिंग है, मेजर पोर्ट्स हैं, माइंस हैं, ऑयल फील्ड है, और कोई भी अंडरटेकिंग जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश की वो सारे आएगी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, और बाकी जो भी होगी वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर। ठीक है। अब जो वर्क ऑफ सिमिलर नेचर है, कैसे मानेंगे कि सिमिलर काम के लिए हम दे रहे हैं? तो इसमें डेफिनेशन दिया गया कि कोई भी काम जो कि सेम कंडीशन, एनवायरमेंट कंडीशन में की जा रही हो, ठीक है, उसके लिए सेम स्किल्स, सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी और सेम एफर्ट की जरूरत हो, तो फिर उसको सिमिलर वर्क या वर्क ऑफ सिमिलर नेचर माना जाएगा। लेकिन अगर कोई भी स्किल, एफर्ट या रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसको हम शॉर्ट में सेर समझ सकते हैं, SER, सेर, स्किल, एफर्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर उसमें कोई डिफरेंस भी है लेकिन वो उस डिफरेंस से कोई प्रैक्टिकल उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, तो भी उसको इक्वल मतलब सिमिलर वर्क माना जाएगा। ठीक है। अब इसका स्कोप क्या सिर्फ सिर्फ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में इसको लागू किया जाएगा? जी नहीं, इसको पब्लिक और प्राइवेट दोनों में लागू किया जाएगा। ठीक है। अब कौन देगा? तो जाहिर सी बात है, जो एम्प्लॉयर है, रिम्यूनरेशन पे करने का काम उनका होता है, तो ये एक्ट उनके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है कि जो भी काम है, मतलब जो भी रिम्यूनरेशन है, वो सिमिलर काम के लिए सिमिलर रेम्युनरेशन उनको पे करना होगा।
अब सिमिलर रेम्यूनरेशन पे सिर्फ सिमिलर रेम्यूनरेशन तक ही नहीं, बल्कि जब आप रिक्रूट करेंगे तो रिक्रूटमेंट में भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। फिर इसमें कुछ और चीजें ऐड की गई इसमें अमेंडमेंट करके 1987 में। इसमें बोला गया कि न सिर्फ रिक्रूटमेंट में बल्कि अदर टर्म्स ऑफ सर्विस जो हैं, जैसे कि ट्रांसफर, जैसे कि ट्रेनिंग और प्रमोशन, इन 3 चीजों में भी आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। आप सपोज करिए कि किसी भी कोई अग्रीव्ड पर्सन है जिसके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया गया, तो वो कहाँ जाएंगे? तो उनके लिए एक अथॉरिटी बनाई गई जहाँ पे एक लेबर ऑफिसर से के रैंक या उससे अपर रैंक का कोई अथॉरिटी होगी जहाँ पे आप कंप्लेन कर सकते हैं। अब सपोज कि उनका कोई डिसीजन आया जिससे जो अग्रीव्ड पार्टी है वो सेटिस्फाइड नहीं है, अब वो क्या करेगी? तो एक एपेलेट अथॉरिटी भी बनाई गई कि जब वो डिसीजन आएगा उसके 30 दिन के भीतर आप एपेलेट अथॉरिटी के पास जा सकते हैं अगर आप उस डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं है। अब अगर कोई भी अमाउंट ड्यू है और एपेलेट अथॉरिटी ने डिसीजन दे दिया, तो अमाउंट को कलेक्ट कैसे करेगा? तो जो प्रोविजंस इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में दिया गया है, वही प्रोविजन यहाँ पे लागू होगा। जैसे कि एक गवर्नमेंट एक कलेक्टर को एक सर्टिफिकेट जारी करेगी और वो क्या करेंगे? उस अमाउंट को कलेक्ट करेंगे। ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट इसकी चीज है कि ओवरराइडिंग इफेक्ट। ओवरराइडिंग इफेक्ट क्या होता है कि ये इस एक्ट का जो प्रोविजन है वो दूसरा कोई भी लॉ, कोई भी एक्ट, अगर इसके कोई भी टर्म्स ऑफ एंड कंडीशंस अगर इस एक्ट के प्रोविजन को कॉन्ट्रावीन करते हैं तो ये एक्ट उस पर लागू होगा। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस दिए गए हैं, जैसे कि कुछ चीजों में डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है। 3 कंडीशंस है। अगर रिजर्वेशन दिया जाता है एससी या एसटी को, या फिर जो एक्स सर्विसमैन है, या फिर जो रिट्रेंच्ड एम्प्लॉय हैं, उनके लिए डिस्क्रिमिनेट किया जा सकता है। मतलब इस एक्ट के प्रोविजन को वहाँ पे लागू नहीं होगा अगर उनके वेलफेयर के लिए या उनके रिजर्वेशन के लिए अगर कोई प्रोविजन है जो इस एक्ट से कॉन्ट्रावीन करता है, तो वो वहाँ पे वो लागू होगा। इस एक्ट को एक्चुअली में इम्प्लीमेंट किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा, उसको देखने के लिए गवर्नमेंट एक इंस्पेक्टर अपॉइंट करती है जो कि हर एक एस्टैब्लिशमेंट में विजिट करते हैं। और लास्ट पेनल्टी, इस पेनल्टी को 2 पार्ट में हम विभाजित कर सकते हैं। एक है माइनर ऑफेंस और दूसरा है मेजर ऑफेंस के लिए। तो माइनर ऑफेंस के लिए पेनल्टी लगती है, जैसे कि अगर इंस्पेक्टर ने कोई भी रजिस्टर प्रोड्यूस करने के लिए कहा या कोई नेसेसरी इंफॉर्मेशन मांगा गया जो उन्होंने नहीं दिया, या फिर एम्प्लॉयर है उन्होंने कोई रजिस्टर मेंटेन ही नहीं किया, तो उसको माइनर ऑफेंस माना जाता है और इसके लिए 1 महीने की जेल या फिर 10,000 रुपये का जुर्माना लगता है। लेकिन कोई भी एम्प्लॉयर अगर इस एक्ट के प्रोविजंस के खिलाफ, इस एक्ट के प्रोविजंस को कॉन्ट्रावीन करके इक्वल रेम्यूनरेशन पे नहीं करता है, तो उस केस में उसको 10,000 से 20,000 तक का जुर्माना या फिर 3 महीने से 1 साल तक की सजा हो सकती है। और अगर उन्होंने इस ऑफेंस को रिपीट किया तो उस कंडीशन में 2 साल तक की जेल हो सकती है। तो ये था हमारा कंप्लीट एक्ट। इसका क्रिटिसिज्म देखते हैं। एम्प्लॉयमेंट है, वहाँ पे हम ये तो नहीं कह सकते कि पूरी तरह से इक्वल रिम्यूनरेशन पे किया जाता है, लेकिन इसका विजुअल फॉर्म हमें देखने को मिलता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में और स्पेशली एग्रीकल्चर में। तो ये था हमारा कंप्लीट एक्ट। थैंक यू सो मच।